हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 10th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 8 के आपके शॉर्ट नोट। इन शॉर्ट नोट के माध्यम से हम लोग अपने डायग्राम बनाते चल रहे हैं। हम चीज़ों को प्रिसाइज तरीके से आपके पढ़ते चल रहे हैं ताकि हम लोगों को एग्जाम में हेल्प हो सके और हम चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ सकें। इस तरह की मेरी ही कुछ एक छोटा सा प्रयास कोशिश थी जो कल हमने करा था। कल उसमें समझा था और हमने देखा था कि हम किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। और अगर पढ़ने के दौरान कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई हो, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग बच्चों लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपने प्रश्न को, अपनी क्वेरी को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपकी क्वेरी है, तो कोई प्रश्न है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, अगर आपका प्रश्न नहीं है तो हम चल रहे हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो जैसा आपको पता है बच्चों कि हम लोग चैप्टर नंबर 8 को देख रहे थे और चैप्टर नंबर 8 था हमारा लोकतंत्र की चुनौतियां। तो उन सारी चुनौतियों को हमने देखा और चुनौती के मीनिंग को समझा कि आपकी चुनौती है क्या और हम चुनौती को क्या मानते हैं। कठिनाई किस प्रकार की कठिनाई है, आमतौर पर कौन कौन सी मुश्किलें होते हैं कि हम चैलेंजिंग फेस कहते हैं। इस चीज को आप लोग समझ सकते हैं, इस चीज को आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है। और दूसरा इसी में समझना है कि दुनिया का जो आपका 1/4 जो हिस्सा है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पर अभी भी आपका डेमोक्रेसी नहीं है। जैसे मैंने कुछ देश बताए थे आपको, इराक, ईरान, सीरिया, कुवैत, इस तरह की जो आपकी सिटी हैं उनमें शासन स्थापित करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज बन रखा है। और इसको देखना कि ये किस प्रकार से है। और आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान में पिछले कुछ समय पहले कैसी स्थिति हो गई थी। तो ये सारे आपके महत्वपूर्ण आपके पहलू हैं और महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आपको देखनी है। अगर देखिए अधिकांश स्थापित लोकतंत्र और व्यवस्थाओं के सामने जो विस्तार में क्या क्या चुनौती है, उस विस्तार की चुनौती को समझना होगा और वो आपको देखना होगा कि कैसे उनके बुनियादी सिद्धांत हैं और किन को आप बुनियादी सिद्धांत मान सकते हैं या आप कह सकते हैं उनको देख सकते हैं। दूसरा देखना है कि उसको मजबूत करने की कोशिश हम लोग कैसे कर रहे हैं, कि कैसे हम लोग लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। क्या आपकी बुनियादी पहल है जिन पहल के माध्यम से हम लोग आपका लोकतंत्र को और अच्छे से मजबूत करें, उसको हाईली डेवलप करें, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या ऐसे पैटर्न हैं उनको देखना है। और साथ ही में जो आपके चुनाव होते हैं उन चुनाव में जो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि जो आपके रिच पर्सन है वो चुनाव लड़ लेते हैं आराम से, बाकी और लोगों के सामने चुनाव न लड़ने का कुछ कारण हमारे सामने समझ आते हैं कि क्या कारण है कि वो लोग आपके चुनाव नहीं लड़ पाते, किस तरह से ये उनको बहुत सारी जो आपकी प्रॉब्लम है वो उनको फेस करनी पड़ती हैं। और अब चुनाव कोई एक अमीर के लिए ही रह गया है, गरीब के लिए नहीं। इस तरह से लोकतंत्र में अगर हम लोग देखें तो इस तरह से हम लोगों को चुनाव कराना चाहिए कि ताकि खर्चा कम हो। और दूसरा है कि उन लोकतांत्रिक देशों का नाम बताइए। फिर मैंने आपसे प्रश्न पूछे थे कि जिनमें इनके विस्तार की चुनौती है, तो आपने श्रीलंका और थाईलैंड का नाम बताया। ये दोनों देश हमने देखे। फिर राजनीतिक सुधार क्या है इसके विषय को हम लोग देख रहे थे कि कौन कौन से राजनीतिक सुधार होने चाहिए। ठीक, ये हमने देखा था राजनीतिक सुधार में। फिर उसके बाद हमने उन सुधारों की चर्चा करी जिसको हमने कहा राजनीतिक सुधार या लोकतांत्रिक सुधार। तो हम लोग क्या होते हैं बच्चों, थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम आपका देखने का प्रयास करेंगे और इनको हम देखेंगे। फिर इसी में दिखाई देगा आपको, ध्यान दीजिए, सूचना के अधिकार का महत्व बताओ। कि जो सूचना के अधिकार का महत्व है वो आपका इनको महत्व बताना है कि सूचना के अधिकार का महत्व क्या है।
इसको ध्यान रखना है कि सूचना के अधिकार का महत्व क्या है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप लोग इसी में देखिए सूचना के अधिकार का जो महत्व है वो क्या है। इसमें पाएंगे, आप उत्तर फॉर्मेट के रूप में देख लीजिए क्या है। सूचना का अधिकार कानून लोगों को जानकार बनाने और लोगों को लोकतंत्र में सक्रिय बनाने का या बनाने के लिए बनाया गया है। क्या किया गया है कि सूचना का अधिकार का कानून लोगों को जानकार बनाने और लोकतंत्र में सक्रिय बनाने के लिए बनाया गया है, कि लोग एक्टिव हो जाएं। इस तरह से उनको इन सब चीजों में आपका मेंशन किया गया है। तो आपको समझ आ गया कि सूचना का अधिकार क्या है। ठीक है, ये ध्यान देना है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या बनता है प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, इसी में देखिए सबसे पहले ध्यान देना है आपको, चुनौती शब्द का क्या अर्थ है। पहले जो आपका चुनौती शब्द है इसका क्या अर्थ है, आपको चुनौती शब्द का जो अर्थ है वो आपको देखना है। तो देखिए आप इस तरह से उत्तर के रूप में आप इसको लिख सकते हैं कि चुनौती उन मुश्किल या कहिए मुश्किलों को कहते हैं जिन पर विजय पाना कठिन होता है। कह रहे हैं कि जिन पर विजय पाना क्या होता है आपका कठिन होता है, परंतु फिर भी प्रयत्न करके उन पर
विजय प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। क्या होती है? जिन पर विजय प्राप्त करने की आपकी जो कोशिश है वो की जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? उसको बोलते हैं कठिनाई। ठीक है, ध्यान रखना है, इतना लिख लीजिए, सब लोग नोट कर लीजिए कि चुनौती उन मुश्किलों को कहते हैं जिन विजय पाना कठिन होता है, परंतु फिर भी प्रयत्न करके उन पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसी में ध्यान रखना है, और अगला बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए। कौन सा है कि लोकतंत्र में राजनीति या राजनैतिक सुधार किस प्रकार किए जाते हैं, कि उनको किस प्रकार उन पर, देखिए लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार किस प्रकार किए जाते हैं, यह आपको जानने की आवश्यकता है या उनको देखने की आवश्यकता है। ठीक है, कि राजनीति में लोग जो सुधार है वो किस प्रकार किए जाएं। तो इन सुधारों पर अगर आप लोग बात करोगे तो एक एक करके इन सारे सुधारों पर आप लोग विचार कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए, उत्तर की दिशा में देखिए, सबसे पहले लोकतंत्र में राजनैतिक सुधार और राजनैतिक सुधार निम्नलिखित तरीकों से किए निम्नलिखित तरीकों से किए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले कि हम इसमें बात करेंगे तो सबसे पहले जो नंबर आएगा वो नंबर 1 होगा। क्या होगा? बुनियादी चुनौती। तो सबसे क्या है, पहले क्या आएगा? बुनियादी चुनौती। ध्यान रखना है कि लोकतंत्र या विश्व के कुछ लोकतांत्रिक देशों जैसे सूडान,
100 मान लिया, क्यूबा आदि के सामने एक बड़ी प्रमुख समस्या है कि विश्व के एक चौथाई देशों में जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, वहां लोकतंत्र के लिए बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। क्या है कि वहां बुनियादी आधार कैसे बने, ये सामने बनाने की एक सबसे बड़ी क्या है, वो आपका चुनौती है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से पॉइंट है उनको ध्यान रखना है। कैसे वहां गैर लोकतांत्रिक सरकार या सैनिक सरकार को गिराया जाए। ये सबसे बड़ी समस्या है कि वहां की जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है उसको कैसे गिराया जाए, ये सबसे बड़ा जो चैलेंज है, ये चैलेंज उनके सामने है। ठीक है, दूसरा है कि इन स्थानों पर क्या कह रहे हैं, यह कह रहे हैं कि इसके स्थान पर वहां एक कारगर और प्रभुत्व वहां कारगर और संप्रभुत्व प्रशासन व्यवस्था को स्थापित किया जाए
इसके लिए बुनियादी आधार बनाने और गहराई से सोचने की आवश्यकता है। क्या कह रहे हैं कि क्या है, गहराई से बनाने और सोचने की क्या है उसको आवश्यकता है। क्लियर है, ये हमको ध्यान रखना है। और इसमें जो एक अगला पॉइंट मान सकते हैं, आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है, वो क्या होगा, वो होगा कि सेना को सरकार के या सरकार पर नियंत्रण करने से रोका जाए। क्या करें, उसको रोका जाए। इस तरह से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये इसका पहला पॉइंट है बच्चों, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि बुनियादी चुनौती लोकतंत्र या कुछ लोकतांत्रिक देशों जैसे सूडान, सोमालिया आदि क्यूबा में एक प्रमुख समस्या है कि विश्व में 1/4 देशों में जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है वहां लोकतंत्र के लिए बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है, और कैसे वहां के गैर लोकतांत्रिक सरकार यानी कि सैनिक सरकार को गिराया जाए और इसके स्थान पर वहां एक कारगर और प्रभुत्व शासन व्यवस्था को स्थापित किया जाए। इसके लिए बुनियादी आधार बनाना और गहराई से सोचने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट है, सेना को सरकार पर नियंत्रण करने का से रोका जाए, कि सेना क्या ना कर पाए, गवर्नमेंट पर नियंत्रण ना कर पाए, इसके लिए उसको रोका जाए। अगर ये सारे काम करते हैं तो मान लीजिए जिस तरह से हम लेकर चल रहे हैं जिन चीजों को, वो हमारा सफल हो पाएगा। तो इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट को देख लेते हैं कि विस्तार की चुनौती कुछ देशों जैसे श्रीलंका, थाईलैंड, मेहमान आदि में स्थापित लोकतंत्र स्थापित है, परंतु इसके सामने विस्तार की चुनौती है। क्या कह रहे हैं, इसके सामने आपकी विस्तार की चुनौती है। कौन कौन सी चुनौती है विस्तार की, सबसे पहले ध्यान देना है। कह रहे हैं कि बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कैसे सभी इलाकों
सामाजिक समूहों सभी प्रशासनिक इकाइयों तक पहुंचाया जाए। प्रशासनिक इकाइयों तक पहुंचाया जाए। ये सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा इसमें क्या है कि जो महिला वर्ग, अल्पसंख्यक और उपेक्षित वर्ग इस भागीदारी से वंचित ना रह जाएं। इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। कह रहे हैं इस ओर ध्यान देने की क्या है, आवश्यकता है। अगला, संघ की सभी इकाइयां, या कह रहे हैं संघ की सभी इकाइयों के साथ निष्पक्षता और न्याय वाला व्यवहार हो। इस तरीके की वो बात कर रहे हैं कि उनके पास निष्पक्षता और न्याय वाला क्या हो, आपका व्यवहार हो, ताकि वो इन सब चीजों से जो आपके चाह रहे हैं वो सारी चीजें आपकी क्या हो जाएं, पूर्ण हो जाएं, या कह सकते हैं कि वो कंप्लीट हो जाएं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और इसमें इसका आखिरी रह गया है आपका तीसरा जो पॉइंट है, जो बड़ा मजबूत है, और उस तीसरे पॉइंट को भी हम आपका एक एक करके आपका देख लेते हैं और हम लोग इस पे भी आपका बात कर लेते हैं कि क्या है तीसरा पॉइंट। देखिए, तीसरा पॉइंट है कि लोकतंत्र को गहरा और मजबूत करने की चुनौती। गहरा और मजबूत करने की चुनौती। आप कह रहा है कि सभी लोकतांत्रिक देशों के सामने यह
चुनौती है कि कैसे लोकतांत्रिक संस्थाओं और धाराओं को मजबूत किया जा सकता है। यानी कि आप कैसे लोकतांत्रिक की जो संस्थाएं हैं और धाराएं हैं, आप उनको कैसे मजबूत कर सकते हो, ये भी एक सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने जो है वो आपका निकल कर आती है। उन सारी चुनौतियों को एक एक करके देखने की और एक एक करके उनको पढ़ने की आवश्यकता है कि कौन कौन सी वो चुनौतियां हैं और क्या उन पर विचार करें। जैसे सबसे पहले ध्यान दीजिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था का लाभ ऊपर से नीचे तक के वर्गों को पहुंचाया जा सके। ठीक, अगला ध्यान रखना है कि प्रजातंत्र संस्थाओं की कार्यविधि को सुधारा जाए और मजबूत किया जाए। ठीक है जी। और तीसरा, और इसमें है आखिरी टॉपिक में, कि सभी लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में वृद्धि की जाए, क्या हो कि उसके नियंत्रण में आपकी वृद्धि की जाए और प्रभावशाली वर्ग का प्रभुत्व कम किया जा सके। कि हम क्या कर सकते हैं, जो उसका प्रभुत्व है हम कम कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपको चीजों को देखना है और इस तरह से आपको सारी चीजों को एक एक करके पढ़ना था, एक एक करके बात करनी थी और एक एक करके उन पर आपको देखना था ताकि हम लोग इसको देख सके। तो हमने इस तरह से इन सारी चीजों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप में सबको देख लिया बच्चों। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग बच्चों, ये जो प्रश्न मैंने आपको कराए हैं, जिस तरह से नोट्स लिखा रहा हूँ, आप लोग नोट्स कर लीजिए
और आपकी बुक है और आपके सब्जेक्ट हैं, आप उस तरह से भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं। एक को आप 2-3 घंटे में एक चैप्टर को निपटा सकते हैं। ऐसे 10-12 दिन में, 1 हफ्ते में एक सब्जेक्ट को आप लोग बहुत अच्छे से उसको कर भी सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी और आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस कर लेंगे आपके एग्जाम में उतना आपको लिखना और आपके नंबर मार्किंग में आपको बड़ी हेल्प मिलने वाली है। चलिए, इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और बच्चों, मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।